नमस्कार, देश हित देख रहे हैं आप और मैं अदिति त्यागी हूं। यूरोप और रूस में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत में भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 66 तक हो चुके हैं। इसके बावजूद कुछ लोग वैक्सीन को लेकर बेपरवाह, लापरवाह आप कह सकते हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज तो ले ली है लेकिन दूसरी डोज नहीं लगवा रही है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। बिहार में स्वास्थ्य अधिकारी घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए समझाना स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा है। आपको बिहार के एक गांव से तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे यहां लोगों को वैक्सीन लगाने में स्वास्थ्य कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब पर बाहर आ जाइए। हमको 18 साल पूर्व नहीं किया था, कैसे अरे पहला दिन से कहाँ लेकर के आए? अरे बात मानो ना यार। यहाँ की आशा है, काम करने वाली है सर, बहुत मेहनत करती है। कहाँ है कि घर में? अरे नहीं लेना, निकलो के बाहर। बोलाइए ना, ऐसे डरा जाता है। बोलो, हम तो भाई ना है, छोटा बड़ा भाई है। नहीं बेटा, ले लो, सबको देखो दिक्कत होता है। नहीं ली है, बाहर निकली। अब पर बाहर आ जाइए, बाहर आइए, पहले पूछेंगे जो पूछेंगे। मत लो सुई, हम नहीं देंगे सुई, मतलब हम नहीं देंगे। आप आइए, बाहर आइए, पहले बताइए क्या दिक्कत है। आ जाइए बाहर, दीदी बाहर आ जाइए। वैसे नहीं करते हैं, वैसे कहते हैं जब जान पर आ जाए तो इंसान बड़ी से बड़ी दीवार को भी लांघ जाता है। हम तुम्हारे बड़ा भाई ना है, गलत बोल रहे हैं। लेकिन जब सामने कोरोना महामारी हो तो कुछ लोग वैक्सीन को लेकर अपनी जान बचाने की बजाय एक मामूली सी सुई से डर रहे हैं। ये गर्भवती महिला भी उन्हीं में से एक है जो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए घर के दरवाजे के पीछे छिप गई। तस्वीर बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा ब्लॉक की है। तुम्हारे बच्चा को ना हो जाएगा बेटा। देखो ये कितना अच्छा बाबू है, तुमको कौन है तुम्हारा? इस महिला के दिल में वैक्सीन को लेकर न जाने किस बात का डर था कि मेडिकल टीम के लाख समझाने बुझाने पर भी ये मानने को तैयार नहीं हुई। बेटा देखो, अगर सुई नहीं पड़ेगा तो तुमको भी हानि होगा, तुम्हारे आने वाले बच्चे को भी होना हानि होगा बेटा। नहीं, कैसे हो जाएगा? हमारे बहन को ऐसा हो जाता अच्छा लगतो? काहे अच्छा लगतो? कोई हॉस्पिटल में हाथ नहीं लगाएगा। इस महिला के मन में वैक्सीन को लेकर इतना डर है कि उसे लगातार 2 दिन स्वास्थ्य कर्मी समझाने घर तक आए। दो ना गाली, हद तक गाली देना, तुम्हारा गाली मेरे लिए आशीर्वाद होगा। हमको गाली दो, चप्पल से मारो। काफी देर समझाने बुझाने के बावजूद इस महिला ने वैक्सीन नहीं लगवाई और मौके से भाग खड़ी। क्या कारण है? ऐसे ही एक और घर में मेडिकल टीम पहुंची तो वहां भी हाल वही। अच्छा खासा युवक सुई के डर से वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता था। मेडिकल टीम उसे पकड़कर वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रही थी। उलट मत बोलो, फालतू बात। हम मर जाएंगे। नहीं, अरे बात मानो यार, ऐसा और अरे हम नहीं करेंगे। अरे बात मानो ना यार। नहीं, हम तुझे नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। अरे तुझे नहीं करेंगे, अरे कुछ नहीं होगा। इस शख्स ने खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन मेडिकल टीम ने उसे पकड़कर जबरदस्ती वैक्सीन लगाई। ऐसा ना बात कर रहे हो, क्या ना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ ही होगा, कुछ ही होगा। पकड़ो तो हारेगा देश जीतेगा। शेखपुर जिले के गांव में मेडिकल टीम गांव-गांव घूमकर लोगों को पकड़ कर सुई लगा रही है। ये महिला भी सुई के डर से वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए रो रही थी। आखिर इसे भी वैक्सीन लगवानी पड़ी। महिला हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या फिर जवान, अभी भी कई लोगों में वैक्सीन को लेकर डर बना हुआ है। ऐसा ही एक शख्स जो 18 साल से ऊपर था,
लेकिन उसने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई थी। इसीलिए लगा बोल। हम सुइया नहीं लेते, हमको सुइया डर है। सुइया से डर लगता है। ऐसा सुई देंगे जिससे तुमको दर्द नहीं होगा तब लेगा। हमको 18 साल पूर्व ने किया था, हम कैसे ले? 18 साल तो तुम्हारा कर दो, 20 साल का है। 20 साल नहीं होगा तो दिखा दो पहचान पत्र कुछ भी दिखा दो। राशन कार्ड किसी को नहीं देता बना। बोला पहला ले लिया, दिल्ली में काम करते हैं, पहला सुइया दिल्ली में लिया। कैसे लिया दिल्ली में सुइया? तू कैसे दिल्ली में सुइया लिया बताओ? बैंक खाता है तो कैसे वहाँ पैसा मिलता था, काम करता था तो? इस युवक की उम्र 20 साल है, लेकिन ये वैक्सीन नहीं लगवाने के तमाम बहाने बनाता रहा। डॉक्टर को उसे पकड़कर वैक्सीन लगवाने के लिए मनाना पड़ा। आखिरकार युवक को वैक्सीन लग ही गई। एक जवान लड़का है, लेकिन तरह तरह से बहाना बना रहा है वो, और वो बोल रहा है कि उसको सुई से डर लगता है, लेकिन अंत में लगता है कामयाबी मिल गई है। डॉक्टर साहब ने समझाया है और ये सुरक्षा के लिए जी इसको हम हर तरह से मदद करने जा रहे हैं सर। ये बिल्कुल डर है इसको कि हमको कुछ हो जाएगा, हम क्या मैंने आगे में हम पता नहीं मेरी शादी होगी तो क्या होगा। अरे शादी होगी तो फर्स्ट क्लास रहेगा, बता रहे हो। हम लोग ताली बजाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। युवक की शादी होने वाली थी, इसीलिए इसके मन में वैक्सीन को लेकर आशंका थी, लेकिन डॉक्टरों ने इसकी शंका को दूर कर दिया। देश में वैक्सीन की रफ्तार 135 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। किसी में सुई को लेकर डर है तो कोई वैक्सीन को लेकर अफवाहों से डरा हुआ है। ऐसे हालात ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हैं। ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए डॉक्टर फैजल और उनकी मेडिकल टीम गांव में दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों को समझाने में लगी है। देखिए, ईश्वर ने हम लोग के लिए वैक्सीन भेज दिया है। आप लोग उस वैक्सीन को लीजिए, आपकी ज़िंदगी बचेगी, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। एक ज़िंदगी की बेहतरीन शुरुआत है और आप इससे डरिए नहीं। लेकिन लोग में वही भ्रांतियां जो है उसको हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से ये ख़त्म हो, और जो सोशल मीडिया में जो भ्रांतियाँ निकलती रहती है उससे ये लोग डर जाते हैं, वरना डरने की इसमें कोई बात नहीं है। एक तरफ देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। एक और डॉक्टर और मेडिकल टीम वैक्सीनेशन बढ़ाने में जुटी है, तो वहीं ग्वालियर में वैक्सीन की धीमी रफ्तार से वहां के कलेक्टर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने फांसी पर लटकने की धमकी तक दे दी। मेरे को कोई मतलब नहीं, मुझे एक दिन भी डिले अगर हो गया तो मैं फांसी टांग दूंगा। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए सख्ती की एक और कोशिश महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुई, जहां वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू किया गया है। कोरोना की वैक्सीन न लेने पर 500 रुपए जुर्माने के आदेश जिलाधिकारी की तरफ से जारी किए गए हैं। चाहे सख्ती हो, धमकी हो या फिर जुर्माना लगाने की बात, ये सब कुछ अपने हित के लिए नहीं बल्कि आपके हित के लिए है, क्योंकि वैक्सीन आपको लगेगी। वैक्सीन लगने से आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसीलिए अब भी वक्त है, वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर लगवाएं। पटना से ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जानना भी आपके लिए जरूरी कि देश में ऐसे लोगों की संख्या कम जो वैक्सीन से डर रहे हैं, जबकि देश में ज्यादातर लोग तेजी से वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब तक देश में कुल 135 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। इनमें पहली डोज की बात की जाए तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 82 करोड़ 24 लाख लोगों को लगी है पहली डोज, जबकि 52 करोड़ 97 लाख लोगों को सेकेंड डोज लगी है। वैक्सीनेशन की ही बदौलत कोरोना के मामले देश में कम हो रहे हैं। देश में एक्टिव केसेस की बात करें तो 87,562 केसेस हैं। बीते 24 घंटों में बात करें तो देश में कुल 6,984 कोरोना के केसेस मिले। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है। देश के 9 प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 66 केसेस मिल चुके हैं। सात दिनों तक मौत से लड़ाई लड़ने वाले बहादुर
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। सीडीएस जनरल रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में घायल होने के बाद पहले उन्हें वेलिंगटन के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया था। 170 घंटे की जंग, मौत से संघर्ष हारा जाबाज ग्रुप कैप्टन को आखिरी सैल्यूट। देश के करोड़ों लोगों की दुआएं भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सांसों की डोर को नहीं जोड़ पाई और वायुसेना का यह जाबाज आखिरकार हमें छोड़कर अनंत यात्रा पर चला गया। बुधवार दोपहर बेंगलुरु में एयरफोर्स के कमांड हॉस्पिटल में वरुण सिंह ने आखिरी सांसें ली। 8 दिसंबर को जब तमिलनाडु के कुन्नूर में MI-17 हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, उस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत सेना के 13 लोग नहीं रहे। हादसे में केवल वरुण सिंह ही जिंदा बचे थे। हादसे के बाद वरुण सिंह का शरीर करीब 80% तक जल गया था। 7 दिनों तक वरुण सिंह का इलाज चला। इस दौरान उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। वो इस अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। इस बीच उनके पिता, उनकी मां और परिवार के दूसरे सदस्य लगातार हॉस्पिटल में मौजूद थे और उम्मीद कर रहे थे कि शायद वरुण सिंह बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ ही पूरे देश की दुआएं भी वरुण सिंह के साथ थी, पर आखिर वरुण सिंह को नहीं बचाया जा सका। मैं यहीं पे रहती हूँ, मतलब बस 300 मीटर हॉस्पिटल से, तो मुझसे रहा नहीं गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे आते नहीं तो मेरा जिंदगी भर एक गिल्ट रहता कि यहाँ हो कि यहाँ रहने के बावजूद भी यहाँ पे आके उनका लास्ट दर्शन नहीं मिल पाया मुझे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौन रखकर वायुसेना के इस जाबाज ग्रुप कैप्टन को श्रद्धांजलि दी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बेंगलुरु में हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, कमांड हॉस्पिटल में। ये सूचना प्राप्त हुई कि वो अभी हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, बहादुरी और अत्यधिक प्रोफेशनलिज्म के साथ देश की सेवा की। उनके निधन से बेहद आहत हूं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार भोपाल में होगा। कल दोपहर सेना के विमान से पार्थिव शरीर भोपाल लाया जाएगा। इसी साल 18 सितंबर को शौर्य चक्र विजेता वरुण सिंह ने हरियाणा के जिस सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी, उसके प्रिंसिपल को एक चिट्ठी उन्होंने लिखी थी। इस चिट्ठी के जरिए वरुण सिंह ने वहां के छात्रों में जोश भरने की कोशिश की थी और उन्होंने लिखा था कि हर कोई स्कूल में पढ़ने में तेज नहीं होता, हर कोई 90% स्कोर नहीं कर पाता। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये एक उपलब्धि है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मत सोचिए कि आप औसत दर्जे के हैं। आप स्कूल में औसत दर्जे के हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन में आने वाली चीज़ों का कोई पैमाना नहीं। अपनी हॉबी ढूंढें। ये कला, संगीत, ग्राफिक्स डिज़ाइन, साहित्य हो सकती है। आप जो भी काम करें समर्पित रहें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। ये सोचकर कभी सोने मत जाओ कि मैं और प्रयास कर सकता था। किसान आंदोलन भले ही खत्म हो गया, लेकिन उस आंदोलन से निकला लखीमपुर खीरी कांड का मुद्दा हाल फिलहाल में शांत होता नहीं दिख रहा। बुधवार को विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर संसद में हंगामा किया। विपक्ष अजय मिश्र को हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने सवाल पूछे जाने पर एक पत्रकार पर बदसलूकी की पत्रकार के साथ और वो भड़क गए। आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं, एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेटी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से लखीमपुर खीरी में जब एक पत्रकार ने उनके आरोपी बेटे को लेकर सवाल किया, तो अजय मिश्र अपना धैर्य खो बैठे और पत्रकार से बदसलूकी कर बैठे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद सरकार को एक बार फिर से बैकफुट पर लाने की कोशिश में है विपक्ष। लखीमपुर खीरी केस में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद से विपक्ष एक बार फिर से
केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में है, जिसका नजारा आज संसद के दोनों सदनों में देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल संसद में लखीमपुर खीरी केस पर स्थगन प्रस्ताव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी केस पर संसद में बहस हो। 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। काफी ऑब्वियस है कि कंस्पिरेसी किसने की और कैसे की। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में। हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही है। कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई है और कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्व्ड है। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है, नहीं देते हैं, और जो हत्यारा है, जिसने मारा है, उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरे विपक्षी दलों ने यह साफ कर दिया कि अब अगले कुछ दिनों तक संसद में लखीमपुर खीरी पर लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो फौरन अपनी कैबिनेट से इस मंत्री को हटाएं, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी और इंसाफ का तकाजा है कि जब तक एक एक्यूज के वालिद कैबिनेट में रहेंगे, इंसाफ कहाँ होगा? ये तो इंसाफ का मजाक हो रहा है। कोर्ट है, अब तो जांच में सब चीजें बाहर आ गई हैं। अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, साजिश में गृह राज्य मंत्री, उन पे सब पे सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लखीमपुर पर संसद में चर्चा कराने की विपक्षी दलों की मांग पर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि केस कोर्ट में है, इसलिए संसद में चर्चा की जरूरत नहीं है। वहीं विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो चर्चा से भाग रही है। देश हित में अब बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर में बगावत की, जहां असंतोष बढ़ता जा रहा है। पीओके में लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं। पाकिस्तान की सेना के जुल्म से लोग परेशान हैं और अब पाकिस्तान से आकर पीओके में रहने वाले लोग पीओके की बेटियों के साथ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पीओके में एक बेटी की रेप के बाद हुई हत्या ने लोगों को उग्र कर दिया। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। लोग पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले आरोपी शख्स को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार उन्हें इंसाफ नहीं दे रही है। पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर जबरन और अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है, आज वहां पर बगावत की चिंगारी भड़क रही है। इमरान खान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर नाराज लोगों का जनसैलाब है। इस विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि हजारों लोगों का मजमा लगा है। पीओके के डडियाल में हो रहे इस प्रदर्शन में हर उम्र के लोग मौजूद हैं। जवान हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। इनके हाथों में तख्तियां हैं, पोस्टर्स हैं, जुबान पर नारे हैं और इन सब की एक ही मांग है। पाकिस्तान से कश्मीर में आकर जो लोग अपराध को अंजाम दे रहे हैं, बेटियों के साथ खौफनाक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उनको फांसी दी जाए। हर तबके को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि केवल मजलूम कोई लावारिस बच्ची नहीं है और शहर का बच्चा, बूढ़ा और जवान उसके पुष्ट के पीछे खड़े। तुमने जुल्म किया और तुम्हें इस जालिम को फांसी देनी पड़ेगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। क्यों पाकिस्तानियों के खिलाफ पीओके के अंदर लगातार नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस पोस्टर में जिस शख्स की तस्वीर नजर आ रही है उसका नाम रईस है। ये शख्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद का रहने वाला है। इस शख्स ने मीरपुर के डडियाल में रहने वाली 13 साल की बेटी कंवल के साथ रेप किया, फिर असलियत सामने आने के डर से उसकी निशंस हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये शख्स वापस पंजाब के फैसलाबाद भाग गया, लेकिन इस पाकिस्तानी को मौत की सजा दिलाने की मांग के साथ अब पूरा पीओके सड़कों पर उतर आया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनी।
पीओके के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान से लोग यहां पर आते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। पाकिस्तान में जाने के बाद उन पर कार्रवाई भी नहीं होती और अब यहां के लोगों ने पाकिस्तानियों के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर लिया है। हम सबको बाहर निकला होगा, हम सबको जुल्म और सितम के खिलाफ बाहर निकला होगा। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, जुल्म और सितम नहीं खत्म होगा। इसी तरह कमल की तरह और भी बच्चियां और भी बच्चे कत्ल होते रहेंगे और जुल्म और ज्यादती का निशाना बढ़ते रहेंगे। पीओके में होने वाले इस जुल्म के बारे में सुनकर कोई भी दहल जाए। पाकिस्तान की सरकार को आगे आकर इस अपराध को अंजाम देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पीओके के लोगों को मालूम है कि कश्मीरियों को पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता, खासकर जब अपराध किसी पाकिस्तानी ने किया हो। इसलिए उन्हें सड़कों पर निकलना ही होगा। जिस वाकया को बयान करते हुए भी दिल खून की आंसू रो रहा हो, उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने उसको कत्ल किया, उसका सर तन से जुदा किया, फिर वापस वो पंजाब चला गया। वो रियासत का बाकी यहाँ पे जो है हर बंदा आके जुल्म सितम करता है, हर बंदा आके अपनी इजारादारी कर रहा है और हम कब तक खामोश रहेंगे। 3 दिसंबर को पीओके की इस बेटी की अपराधी ने रेप के बाद हत्या की। ये शख्स पिछले 10 साल से मीरपुर में ही रह रहा था। इस बेटी की रेप और हत्या के बाद वो फरार हो गया। लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पीओके के लोगों को इस बात का भरोसा नहीं दिला पाए कि अपराधी को कड़ी सजा मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 70 साल से विकास से महरूम पीओके को पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये बेरुखी उससे और दूर ले जाएगी। पीओके के साथ पाकिस्तान का बर्ताव हमेशा ही सौतेला रहा है। ज़्यादातर पाकिस्तानी कानून पीओके में लागू होते हैं, लेकिन पीओके से कोई भी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में या सेनेट में नहीं किया जाता है। कभी पुलिस वालों के जुल्म, कभी पाकिस्तान के नागरिकों के जुल्म। पीओके इस जुल्म सितम से तंग आ चुका है और बगावत का ये बारूद कभी भी फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कोई नया नहीं है। यहाँ पर बगावत का लावा लगातार सुलग रहा है और लोग पाकिस्तान के शासन से मुक्ति चाहते हैं। अब हम आपको बताते हैं पीओके से बगावत के कौन कौन से संकेत मिल रहे हैं। अक्टूबर 2021 में पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ लोगों ने रैली निकाली और आजादी की मांग की। जुलाई 2021 में पीओके में जबरदस्ती चुनाव और चुनाव में धांधली का लोगों ने विरोध किया। जून 2021 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर बड़ी रैली निकाली गई। जनवरी 2021 में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर अपना गुस्सा निकाला। अक्टूबर 2020 में पीओके में पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ रैली हुई। वहीं सितंबर 2020 में पीओके में चीन की परियोजना शुरू होने की खबर के बाद यहां पर विरोध किया गया। ऐसा नहीं है कि बगावत की आग से सिर्फ पीओके सुलग रहा है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में बगावत की चिंगारी दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान में भी लोग पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आर पार का फैसला ले चुके हैं। बलूचिस्तान में भी इमरान खान सरकार के खिलाफ 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग अब सब कुछ छोड़कर आंदोलन के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की नीतियों से ग्वादर गुस्से में है। बलूचिस्तान में गरीब और पिछड़े क्रांति का मन बना चुके हैं। महिलाएं सड़कों पर हैं। प्रदर्शन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और यहाँ पर हजारों प्रदर्शनकारियों का मानना है कि जब तक उनकी 19 मांगे नहीं मानी जाती, वो सड़कों पर ही मौजूद रहेंगे। मछली पकड़कर अपनी गुजर बसर करने वाले इन लोगों की मांग, उन्हें ट्रॉलर माफिया से मुक्ति दिलाई जाए। इन लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री इमरान खान को भी इन ट्रॉलर माफिया से पैसे मिलते हैं।
वज़ीर आज़म इसलिए खामोश है कि इनको अमाउंट मिल रहा है, टेलर माफिया से अमाउंट मिल रहा है, अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा होगा, इसीलिए वो खामोश है, इसीलिए कोई इक़दाम नहीं ले रहे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इमरान खान की सरकार के खिलाफ ये आंदोलन कितना मजबूत है। 70 साल की इस बुजुर्ग महिला को देखिए, उनकी इस रसोई को देखिए। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के लिए खाना बनाया जाता है। इस बुजुर्ग महिला ने ऐलान किया है कि आंदोलन चाहे महीना भर चले या 1 साल, वो यहीं पर मौजूद रहेंगी और आंदोलनकारियों को खाना खिलाएंगी। ये भी पाकिस्तान सरकार की ज्यादतियों से नाराज है। 70-year-old Masi Zaini with her group of volunteers has been cooking day and night, quite literally, for the sit-in participants, and she vows to do so even if the sit-in continues for the next 1 year. अब पाकिस्तान की ज्यादती की एक और तस्वीर देखिए। ये ग्वादर में बना क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर जी न्यूज पहुंचा। इस स्टेडियम की चर्चा हर जगह पर हो रही है। यहाँ पर स्थानीय और बड़े मैच करवाए जा सकते हैं। बाहर से प्लेयर्स आकर यहाँ पर खेलते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को स्टेडियम के अंदर जाने और खेलने की अनुमति भी नहीं है। इससे भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान के लोगों के साथ ये भेदभाव पाकिस्तान को महंगा भी पड़ सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद सबसे गरीब है, और यह स्थिति पाकिस्तान को एक और टूट की ओर बढ़ा रही है। ग्वादर में और आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें चाइनीज़ वर्कर्स आए हुए हैं, जो कि इन लोगों की रोज़गार इन लोगों का छीन रहे हैं, रोजी रोटी। दूसरी चीज़ यह है कि इन लोगों ने कि इन चाइनीज़ लोगों के लिए वहाँ के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो पीओके से ग्वादर तक चल रहा पाकिस्तान का ये भेदभाव और जुल्म लोगों का गुस्सा बढ़ा रहा है, और जब ये लावा फूटेगा तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े विवाद की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से दुनिया 2 हिस्सों में बटी दिखाई दे रही है। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच वर्चुअल मीटिंग है। फरवरी में ये दोनों नेता फिर से मिलेंगे। इधर अमेरिका और नेटो देश मिलकर रूस और चीन के खिलाफ चक्रव्यूह मजबूत कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन में महाशक्ति रूस से युद्ध लड़ने के लिए अपनी जनता को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया की सेना तैयार खड़ी है। अमेरिका और नाटो देश, सहयोगी देश, यूक्रेन पर रूस के किसी भी संभावित हमले के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर हमला किया तो नतीजे भुगतने होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वर्चुअल मीटिंग से अमेरिका और नाटो देशों के कान खड़े हो गए। इस मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि रूस और चीन अपने साझा हितों के लिए खतरा अमेरिका के खिलाफ कोई गठबंधन बना रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद रूस की तरफ से अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन चीन से दोस्ती की गर्माहट पुतिन के बयान में जरूर नजर आई। Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпинь, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Признателен вам за приглашение посетить это знаковое мероприятие. चलिए अब आपको समझाते हैं किस तरह अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ चीन और रूस को एक दूसरे की जरूरत है, और अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ कहां-कहां रूस और चीन को घेर रहा है। अमेरिका यूक्रेन विवाद में रूस के खिलाफ है और हमले की स्थिति में रूस को आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दे चुका है। वहीं ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका चीन पर सख्त है। अमेरिका ताइवान को हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है। वहीं वीगर मुसलमानों पर अत्याचार के मुद्दे पर भी अमेरिका चीन के खिलाफ सख्त है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने चीन के विंटर ओलंपिक का बहिष्कार भी किया है। ऐसे में रूस और चीन मिलकर अमेरिका और नाटो देशों की चुनौती से निपटना चाहते हैं। रूस को अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ आर्थिक युद्ध में भी चीन की जरूरत पड़ेगी। पुतिन और शी जिनपिंग की जो मीटिंग हुई, जिसमें यूक्रेन के बारे में डिस्कशन हुआ और उसके बाद जो स्टेटमेंट आई, उससे तो और ज्यादा क्लियर होता जा रहा है कि
कि रूस और चाइना की पॉलिसीज कुछ हद तक, काफी हद तक तालमेल के साथ चलेंगी। विश्व दो गुटों में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ चीन है और चीन के साथ काफी हद तक रूस भी है। एक तरफ दुनिया यूक्रेन पर दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के संभावित हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अब यूक्रेन से तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें बच्चे भी बंदूक की डमी लेकर लड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन में लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि वो रूस के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। यूक्रेन के एक वीडियो का चर्चा भी इस वक्त सारी दुनिया में हो रहा है। इस वीडियो को यूक्रेन के समर्थन में ट्वीट किया जा रहा है। इस वीडियो को अमेरिका के कई सांसदों ने भी ट्वीट किया। Я батько. Я молодший брат. Я водій маршрутки. Я скоро одружуся. Я фанат Шахтера. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Дядя Юра. Таксист. Я вчитель фізкультури. Я студент-геолог. У мене своя фірма. लेकिन आखिरकार इस युद्ध की स्थिति क्यों आई और क्या इस संघर्ष को रोका जा सकता है? विशेषज्ञों की माने तो रूस को अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहिए, जिस पर यूक्रेन को नाटो में शामिल करने से खतरा पैदा हो सकता है। देखिए, यूक्रेन अकेले में रूस की आर्मी के सामने बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता। रूस की आर्मी उसको ओवरटेक कर जाएगी आराम से। तो यूक्रेन इस वीडियो के माध्यम से दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि देखो, हम सबको अपनी इंडिपेंडेंस या हमारा यूक्रेन इतना प्यारा है कि हम लड़ेंगे अपने देश के लिए और हम रूस को यहां आने नहीं देंगे। हम रूस के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन अगर यह युद्ध होता है तो पूरी दुनिया के लिए काफी खतरनाक है और इस बात की भी आशंका है कि बात आगे बढ़ी तो महाशक्तियों के टकराव तक पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन भले ही रूस के हमले की स्थिति में लड़ने की बात कर रहा हो, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं की ताकत में बहुत अंतर दिखाई देता है। आपको बताते हैं, आखिर यूक्रेन और रूस में युद्ध होता है तो किस सेना में कितना दम है। रूस के पास देखिए 10,14,000 की सेना है, वहीं यूक्रेन के पास 2,55,000 सैनिक है। रूस के पास 4,144 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं यूक्रेन के पास 285 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर प्लेन की बात करें तो रूस के पास 789, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 42। रूस के पास 538 अटैक हेलीकॉप्टर, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 34 है। रूस के पास 13,000 टैंक हैं, वहीं यूक्रेन के पास 2,430 टैंक हैं। रूस के पास 27,100 सैन्य वाहन हैं, तो यूक्रेन के पास ये संख्या है 11,435 की। रूस के पास 6,540 आर्टिलरी है, तो यूक्रेन के पास ये संख्या है 785। रूस के पास 3,860 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, वहीं यूक्रेन के पास 550 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। नेवी की बात करें, इस मामले में रूस काफी मजबूत है। रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहीं यूक्रेन के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। रूस के पास 15 डिस्ट्रॉयर हैं, वहीं यूक्रेन के पास कोई भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। रूस के पास 64 सबमरीन हैं, ये भारी भरकम बेड़ा है इसका, और यूक्रेन के पास एक भी सबमरीन नहीं है। तो ये अंतर है दोनों देशों की सेनाओं का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.